जी कैफ 4 आज के लेक्चर 7 की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 के आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के तौर पे कहा था आपने अटेम्प्ट करने हैं, और आज हम इन एमसीक्यूज को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 3 के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर रह गए तो अभी प्रिंट हो रहे हैं, अभी जैसे ही वो कॉपी होकर आते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज, पहली चीज़, क्या हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएंगे? भाई यस आएंगे, बिल्कुल। पेपर के ऊपर 15 एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के। हमने उनमें से करेक्ट ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है? क्या पेपर के ऊपर ही टिक लगा देना है? इसका जवाब है नहीं, बल्कि हमने अपनी आंसर शीट के ऊपर हमने उसको टिक लगाना है। आंसर शीट के ऊपर लिखना है ऑप्शंस को 1 2 3 4, और उनके आगे करेक्ट ऑप्शन को हम लिखेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 7। अच्छा, आंसर शीट पे कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप नोट कर लीजिए। ये आपका पेज है, इस पेज के टॉप पे तो आपने लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जांपल। नीचे आपने लाइंस लगानी है, 2 कॉलम बना देने। लेफ्ट कॉलम पे आप लिखेंगे एमसीक्यू नंबर, और राइट पे आप लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे तो 1 2 नंबर न्यूमेरिक में है, 1 2। एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें आपके सामने जो एमसीक्यूज होंगे वो रोमन में 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 5। आपने इसी तरह तरतीब से 15 तक नंबरिंग लिख देनी है। उसके बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 में हम कहते हैं जी बी करेक्ट ऑप्शन है, तो 1 के आगे आपने लिखना है बी, सिर्फ बी, ऑप्शन का नंबर। पूरी ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। यानी बी जैसे लीगल रिलेशन लिखा है, यहाँ पे सिर्फ बी लिखें, बी के साथ ब्रैकेट में लीगल रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखें, ठीक है। और इसी तरह आगे चलते जाएं। जो भी ऑप्शन आपको क्लियर नहीं है उनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपने तरतीब से लिखना है। ये ना कीजिएगा कि पहले 1 लिख लें, बाद में 3 लिख लें, फिर 7 लिख लें, फिर 2 लिख लें, इस तरह नहीं। तरतीब से लिखें। जिन जिन क्वेश्चन ऑप्शंस के बारे में आप श्योर हैं उनको अटेम्प्ट करें, बाकी आप ब्लैंक छोड़ दें, पेपर के एंड पे वापस आके दोबारा कर लीजिएगा। ये था एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का तरीका। अब हम चलते हैं सबसे पहले 1। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें हमारा थोड़ा सा आई कैप के सोल्यूशन के साथ इख्तलाफ होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लॉफुल ऑफर क्या है? प्रॉमिस, लीगल रिलेशन, प्रपोजल या प्रेजेंटेशन? प्रपोजल। हमने पढ़ा ऑफर का ही एक दूसरा नाम है प्रपोजल। हाँ, लेकिन जब इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए फिर वो प्रॉमिस बनता है, और फिर एक्सेप्टेंस के बाद लीगल रिलेशन बने। लेकिन जब अभी सिर्फ ऑफर स्टेज पे है तो ये क्या होगा? प्रपोजल। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन एन ऑफर? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऑफर है? पहला, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इरादा जाहिर करना। क्या ये ऑफर है? ऑफर नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर, ये भी ऑफर नहीं है। एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग रिवार्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द लॉस्ट लॉग ऑफ द एडवर्टाइजर, ये ऑफर है। और कौन सी ऑफर है? जनरल। एन ऑफर मेड इन ए जोक, ये भी ऑफर नहीं। अच्छा, इसमें ये समझ लीजिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इसको आप एक केस स्टडी से समझे। रियल केस स्टडी क्या है? 2 सेठ साहब आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक दूसरे को क्या कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि जो भी बंदा मेरी बेटी से शादी करे ना, तो मैं एक फैक्ट्री उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूं। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं सोच रहा हूं, मेरा इरादा है। अब करीबी मैनेजर जो था वो सुन रहा था। मैनेजर ने उसकी बेटी से शादी कर ली, लेकिन सेठ साहब ने अपनी फैक्ट्री उसके नाम नहीं लगाई। मैनेजर ने कहा सर देखे, इसने वादे की खिलाफवर्जी की है, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इसने कहा था कि ये शादी होगी इसकी बेटी के साथ तो ये फैक्ट्री उसके नाम ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर नहीं कर रहा। बताइए क्या दोनों पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ? लॉ ने कहा कि उस सेठ ने जो स्टेटमेंट दी वो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन थी कि मेरा इरादा है, मैं सोच रहा हूं कि यह काम करूं। उसने ऑफर नहीं की थी। ऑफर होती तो इस तरह होती, ए मैनेजर अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो फैक्ट्री तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करूंगा, ये ऑफर होती। लेकिन अगर बंदा सिर्फ इरादा अपना जाहिर करे कि मैं सोच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस तरह हो जाए, वो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन होती है, वो ऑफर कभी नहीं होगी। 2 क्लियर? तो 2 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस for a lawful and legal matter sufficiently stamped and duly addressed is put into course of transmission। एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसे ट्रांसमिट कर दिया गया, लेटर बॉक्स में पोस्ट ऑफिस डाल दिया गया, पोस्ट बॉक्स में। क्या है ये?
A contract voidable at the option of acceptor, contract voidable at the option of offerer, no contract at all, a valid contract. अच्छा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट, यहाँ पे हमारा और आई कैप का डिफरेंस है. आई कैप ये कहता है कि जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हम क्या कहते हैं, उससे पहले आप इसमें एक टर्म आपके लिए यूज हुए नहीं, वॉइडेबल, इसको समझ लीजिए. कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह के होते हैं, तीन तरह की टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में आपको सुनने को मिलेंगी आगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको दोनों पार्टीज इन्फोर्स करवा सकें. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कोई भी पार्टी इन्फोर्स ना करवा सके. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, जिसको दोनों पार्टीज इन्फोर्स करवा सके. वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, जिसको कोई भी पार्टी इन्फोर्स ना करवा सके. और वाइडेबल कौन सा है, जिसको एक पार्टी इन्फोर्स करवा सके. ठीक है, एक पार्टी की मर्जी है, वो चाहे तो उसको इन्फोर्स करवाए, चाहे तो उसको कैंसल कर दे. ठीक है. वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी की मर्जी होगी, वो चाहे तो इसको इन्फोर्स करवाए, चाहे इसको कैंसल करवा दे. इसे कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे फर्ज कीजिए मैंने इनको, मेरा इन बाइक के साथ एग्रीमेंट हुआ कि ये अपनी बाइक 20,000 में मुझे सेल करेंगे. ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपस में निगोशिएशन के जरिए कीमत तय हुई है. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. मेरा इनके साथ, दूसरी एग्जांपल, मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि ये बाइक सेल करेंगे 25,000 में. ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए वो बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी, और अब कोई चांस नहीं है उसके मिलने के, या वो बाइक डिस्ट्रॉय हो गई. ठीक है, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये वॉइड हो गया, क्योंकि अब कोई भी पार्टी इन्फोर्स नहीं करवा सकती, वॉइड हो गया. अच्छा, फर्ज कीजिए इनकी बाइक है, मैंने कहता हूं बाइक बेचिए, कहते हैं मैं नहीं बेचता, और मैं गन पॉइंट पे इनको कहता हूं भाई बेचते हो कि नहीं, कहते हैं सर ले ले जितनी मर्जी ले ले. 20,000 में तय पाया और ये बाइक इन्होंने मुझे दे दी. ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है भला, इसको कहते हैं वॉइडेबल. वॉइडेबल का मतलब क्या है कि अब ये जो एग्रीव्ड पार्टी होती है ना, जो मजलूम पार्टी है, जिसको गन दिखाई गई, मजलूम पार्टी, इसकी ऑप्शन है, इसकी मर्जी है, ये चाहे तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाए कि ठीक है सर, चाहे जोर जबरदस्त एग्रीमेंट किया लेकिन मुझे अच्छी कीमत मिल गई है, मुझे कोई इतराज नहीं है, जाने दे. और चाहे तो कोर्ट में जाके कहें कि सर इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी, मेरी कंसेंट इसमें शामिल नहीं थी, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाया जाए, कैंसिल करवाया जाए, रिसेंड करवाया जाए. अगर ये कोर्ट में जाके चाहें तो ये भी कह सकते हैं. इनके पास यानी ऑप्शन है, दोनों में से जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें. ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें कंसेंट फ्री ना हो, आजादाना ना हो, बल्कि फोर्सफुली किसी के साथ एग्रीमेंट किया जाए. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल. वॉइडेबल क्यों, कि इसमें जिस बंदे के जबरदस्ती कंसेंट ली गई है उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो इसको कंटिन्यू करे, ऑपरेटिव रहने दे, चाहे तो वो कोर्ट के जरिए इसको कैंसिल करवा दे. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो एग्रीव्ड पार्टी की डिस्पोजल पे है, उसकी ऑप्शन पे है, वो चाहे इसको इन्फोर्स करवाए चाहे ना करवाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं भला, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसका नाम है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है जब लेटर, अब जरा सोच के बताना मुझे आपने, लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया, क्या ये दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? एक के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. जब एक्सेप्टेंस लेटर डाला जाता है पोस्ट में, तो ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है एज अगेंस्ट ऑफरर. अगर एक्सेप्टर यानी ऑफरी चाहे तो अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट कर सकता है. कैसे? रेवोकेशन पहले पहुंचा दे एक्सेप्टेंस से, तब. अब मुझे बताइए, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ नहीं, वो एग्री, मैंने आपको एग्जांपल दी, वो तो फ्री कंसेंट वाली एग्जांपल थी ना. और भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है, वो तो आपको सिर्फ एग्जांपल दी ना. लाजमी नहीं कि सिर्फ फ्री कंसेंट वाला ही वाइडेबल हो. उनका क्वेश्चन यह है कि सर इसमें तो फ्री कंसेंट का मसला ही कोई नहीं है, तो ये कैसे वाइडेबल है? वो वाइडेबल का कंसेप्ट समझाने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, और भी सिचुएशन में वाइडेबल हो सकता है, तो ये उसके एग्जांपल. तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है किसकी ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर. एक्सेप्टर कह लें या ऑफरी कह लें, एक ही बात है, ऑफरर नहीं. और ये नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, ये भी नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट है जरूर,
लेकिन दोनों पार्टीज की तरफ से अभी नहीं हुआ, ठीक है। अभी हाँ, अभी अगर चाहे तो एक्सेप्टर इसको कैंसिल कर सकता है। ये एग्जांपल समझ आई आपको? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे हिसाब से क्या हुई? ए, हमारे हिसाब से ए है। आई कैप ने डी कहा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है ए ज्यादा बेहतर है। पेपर में पहली चीज तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए आ भी जाए तो आप इसमें ए लिख दीजिए और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको। वैसे तो एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। मेरा ख्याल है मैं अगर पेपर में होऊंगा ना तो मैं ए ऑप्शन लिखूंगा। ए ऑप्शन मेरे ख्याल में आपको ए ऑप्शन लिखनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन। नेक्स्ट 4, एन ऑफर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ऑफर सेम है, नॉट डिफरेंट का मतलब सेम है। ऑफर सेम है किसके साथ? एडवर्टीजमेंट के साथ, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर। प्राइस लिस्ट, प्रपोजल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, और डिस्प्ले ऑफ द गुड्स, यानी ये तीनों ए बी और डी ये इन्विटेशन टू ऑफर है, और जो सी है ये ऑफर है। आगे चलें। क्वेश्चन 5, ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10th बाय ए लेटर विच रीचेस बी ऑन 12th, यानी ऑफर कम्युनिकेट हुई 12 को। बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 14th विच रीचेस ए ऑन 16th। बी ने लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का 14 को, जो कि पहुंचा कब? 16। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया गया 14 को। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? 14 बी। ये क्लियर है जी? बी हमारी करेक्ट ऑप्शन थी 14। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 6, अच्छा इसमें भी हमारा और आई कैप का मेरा ख्याल थोड़ा फर्क है, इसको भी मैंने हाईलाइट किया। ऑफर इज सिंपली एन, ऑफर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, बिल्कुल है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये भी है। इंटेंशन टू गेट असेंट ऑफ अदर पार्टी फॉर ऑफर्ड एक्ट और एब्स्टिनेंस, के ऑफर में इरादा ये होता है कि दूसरी पार्टी की रजामंदी ली जाए, ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी? तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डी। आई कैप ने क्या लिखी है? सी। ठीक है, हमारे लिए ऑप्शन डी होगी। क्लियर है ये बात? प्रॉब्लम तो नहीं इसमें कोई? एब्सटेन का मतलब होता है मना करना, रुकना। क्योंकि ऑफर में कोई काम करने या किसी काम से रुकने, टू डू और नॉट टू डू दोनों चीजें होती हैं, तो इसीलिए उसने एक्ट और एब्सटेनेंस दोनों का वर्ड यूज किया। 7, एन ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय द कंडक्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ, अल्फाज के जरिए से ऑफर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी एम्प्लॉयड, बाय द सर्कमस्टेंसेस भी की जा सकती है। टू द ऑफरर हिमसेल्फ, ऑफर के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, डिफरेंट, ऑफरर और ऑफरिंग। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, खुद को ऑफर नहीं की जा सकती। 8, एन ऑफर इज सेड टू बी रिवोक्ड, ऑफर कब रिवोक होती है? बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टेंस के साथ कुछ कंडीशन अटैच की जाए और उनको फुलफिल ना किया जाए तो ऑफर लैप्स हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, जब रेलिवेंट कंडीशन को पूरा ना करे। बी, एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड बट ऑफरर डज नॉट रिजेक्ट इट, यानी प्रेस्क्राइब्ड मोड में तो नहीं थी लेकिन ऑफरर ने कोई इतराज नहीं, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको पता है अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड में ना हो तो ऑफरर ने उसको रिजेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब एक्सेप्ट, हालांकि प्रेस्क्राइब्ड मोड मैनर में नहीं है लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम बट ऑफरर एक्सेप्ट्स इट, रीजनेबल टाइम गुजर गया लेकिन उसके बावजूद ऑफर हुई, ऑफर ने एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? हो गया। तो ऑफर कब रिवोक हुई इसका मतलब है ए, बी और सी दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑफर रिवोक नहीं हुई बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बी और सी दोनों में। क्लियर? 9, acceptance must be given in usual manner, prescribed any manner or more effective manner, prescribed manner, जो manner prescribe किया गया है उसी में acceptance दी जानी चाहिए। 10, which of the following statement is true? सही वाली स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है हमने। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against offeree,
अगर कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी हो गई फिर ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ऑफरर अपनी ऑफर को रिवोक जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दिया, अब ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ए। अब ए अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। हाँ, बी चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। तो ए तो गलत हो गई, ए गलत हो गई ना, इसको तो नहीं सेलेक्ट करना। कह रहा है प्रपोजल यानी ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी, ऑफर कभी भी रिवोक की जा सकती है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरी। एक मिनट है, ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरी है ना, एज अगेंस्ट ऑफरर नहीं है, ऑफरी है, ऑफरी है, ठीक है। तो एज अगेंस्ट ऑफरर तो हो सकता है, रिवोक हो सकती है, एज अगेंस्ट ऑफरी रिवोक नहीं हो सकती। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया, ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया। अब एक्सेप्टेंस लेटर जब उसने सेंड किया, ऑफर रिवोक करवानी है ना, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है, यानी व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर से पहले, ठीक है। इस पॉइंट पे एज अगेंस्ट ऑफरी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एज अगेंस्ट ऑफरी होता तो क्या होता कि लेटर पहुंच गया ए तक, अब ए तक लेटर पहुंच गया, ये होगी कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी। वो कह रहा है इससे पहले पहले ऑफर रिवोक हो सकती है, यानी इससे ये मतलब समझ आ रहा है कि अगर लेटर डाल भी दिया जाए एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन अगर ए तक नहीं पहुंचा तो ऑफर रिवोक हो सकती है। इससे ये मतलब निकल रहा है ऑफर रिवोक। लेकिन खुद मुझे बताइए, क्या अगर एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया जाए पोस्ट में और एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर हो गई, क्या अब इसको रिवोक किया जा सकता है? अब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। लेटर बॉक्स में लेटर डालने से पहले पहले रिवोक किया जा सकता, अब नहीं किया जा सकता, इसलिए ये गलत है। यहां पे अगर एज अगेंस्ट ऑफरर होता ना, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होती। एज अगेंस्ट ऑफरर होता फिर स्टेटमेंट ट्रू होती। बी, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। समझ आई कुछ? के एज यानी लेटर उस पार्टी तक ए तक पहुंचने से पहले पहले रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस, तो हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ये इसका मतलब है ठीक स्टेटमेंट है, ये ठीक स्टेटमेंट है। फर्क समझाया दोनों में? चले, एन ऑफर इनिशियली रिजेक्टेड में सब्सिक्वेंटली बी एक्सेप्टेड, सही कह रहा है? गलत कह रहा है। एक ऑफर रिजेक्ट होगी, जब तक दोबारा रिन्यू नहीं होगी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। डी, लेटर ऑफ ऑफर में बी सेंट आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, हो सकता है। ऑफर बाद में एक्सेप्टेंस पहले, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 10 क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको पता है इसमें रूल होता है एज अगेंस्ट वाला, मैंने आपको पहले बताया था, ये वर्डिंग थोड़ी ट्रिकी है, इसको समझना पड़ता है, तो उसको ज़हन में रखिएगा कि ये ऑफरी है, ऑफर नहीं। 11, ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड कौन सा होता है? जो जहनी तवाज़न दुरुस्त हो, और जिसका जहनी तवाज़न दुरुस्त ना हो अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के साथ ऑफर नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हो सकते। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड को कर सकता है। अनसाउंड माइंड होता तो हम कहते हैं हाँ ठीक है इसको नहीं कर सकता, साउंड माइंड को तो कर सकता है। टू हिज फ्रेंड, क्यों? फ्रेंड के साथ वो सोशल एग्रीमेंट्स नहीं आ जाते? कमर्शियल भी तो आ सकता, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। टू हिमसेल्फ, अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। डी, टू द सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स को ऑफर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है ऑफर। अच्छा, फॉरेन सिटीजन को अंडरलाइन करें, फॉरेन कंट्री को। एक लफ्ज है एलियन, एलियन, एलियन सुना हुआ आपने? कलाई मखलूक, ALIEN, एलियन। लॉ में एलियन पता है किसको कहते हैं? फॉरेन कंट्री को। फॉरेन कंट्री को क्या कहते हैं? एलियन। लॉ कहता है एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एलियन को ऑफर कर सकते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन है? ऐसी फॉरेन कंट्री जिसके साथ जंग छिड़ रही हो। एलियन एनिमी के साथ ऑफर नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसने बताइए क्या लिखा हुआ है? टू सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री चाइना, उसके साथ कर सकते हैं, और इंडिया के साथ
उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई जंग नहीं छिड़ी अभी फिलहाल, कोई जंग नहीं छिड़ी हुई, कोई जंग नहीं छिड़ी हुई, जंग नहीं छिड़ी हुई इस वक्त, जंग नहीं, पास में रही है, इस वक्त नहीं है। ठीक जी, एक मिनट हरी, 11 क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम जी? 10th में डी, अगर हम कहें कि आप जो भी कहोगे हम वो बात मान लेंगे, हमने एक्सेप्टेंस पहले दे दी है लेकिन अभी उसने ऑफर नहीं की, हम कहेंगे आप जो भी कहेंगे मैं वो। लॉ कहता है ये गलत है, ये नहीं कर सकते, इसका लीगली कोई इंपैक्ट नहीं है, पहले ऑफर होगी बाद में एक्सेप्टेंस होगी। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद जो कहा जाए ना उसके ऊपर, बाद में बंदे ये भी कहते हैं नहीं मेरा ये मतलब तो नहीं था, तो लॉ कहता है पहले ऑफर आएगी बाद में एक्सेप्टेंस आएगी। ठीक है, अगर कोई बंदा ये कहता है आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगा, तो ये पहले एक्सेप्टेंस हो गई, ये वैलिड नहीं है। An offer gets legal consequences as soon as it is made, फौरन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं? नहीं, as soon as it is communicated, as soon as it is received, revoked, as soon as it is accepted। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होती है तो फिर वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 12 में? डी। यस, implied acceptance is inferred from silence of the offeree, from the conduct of the offeree, conduct implied conduct से ड्राइव की जाती है, from the written statement of the offeree, ये एक्सप्रेस होती है, from the oral statement of offeree नहीं, रिटन या oral statement होती है, ये एक्सप्रेस होती है। तो कंडक्ट ऑफ द ऑफरी से जो हो वो एक्सेप्टेंस होती है implied। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। 14 Abdullah offered by letter to sell Kareem his motorbike for ₹5,000. Kareem wrote back saying he accepted the offer and would pay in 2 installments at the end of the 2 following months. Is there a contract? नहीं, बल्कि ये करीम की तरफ से काउंटर ऑफर हो गई। Is there a contract? No. अच्छा, अब देखिए जहां पे yes yes है ये तो सिंपली आउट हो गए, क्योंकि हम कंफर्म है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नो में से कोई एक ठीक है। अब देखिए नो डिसीजन है, डिसीजन ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन का फर्क आएगा। इसका मतलब है अगर डिसीजन ठीक हो, बेसिस ऑफ डिसीजन गलत हो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा, वो पूरे नंबर नहीं देगा, आधे भी ना दे शायद, थोड़े से। तो नो, बिकॉज करीम इज ट्राइंग टू अमेंड द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, अब्दुल्ला कैन बी अज्यूम टू रिवोक द ऑफर। ठीक है, करीम टर्म्स को चेंज कर रहा है, लेकिन अब्दुल्ला को अज्यूम नहीं कर सकते कि हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले। नो, करीम्स रिस्पॉन्स कंस्टिट्यूट्स ए काउंटर ऑफर, ये ज्यादा बेहतर है, काउंटर ऑफर है, एंड इज इफेक्टिवली ए रिजेक्शन ऑफ अब्दुल्लाज ऑफर, और वो अब्दुल्ला की ऑफर को रिजेक्शन के इक्वल है। सी ऑप्शन बेहतर है, ए और सी में से सी ऑप्शन बेहतर, तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्लियर? ए क्यों गलत है? इसलिए कि अब्दुल्ला, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि अब्दुल्ला ने ऑफर रिवोक किया। ठीक है, अब्दुल्ला, ये बेसिकली रेवोकेशन है बाय करीम, ये रेवोकेशन बाय अब्दुल्ला नहीं, करीम। इतनी बात ठीक है कि करीम कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म चेंज कर रहा है, इतनी बात ठीक है, लेकिन अब ये रेवोकेशन कैंसिलेशन ऑफ ऑफर किसकी तरफ से है? करीम की तरफ से, तो उसने अब्दुल्ला लिखा। और हाँ, इसीलिए भी जहां कहीं याद रखे, आपको अगर दोनों ऑप्शन फर्ज कीजिए ठीक भी लग रही हैं, तो मुझे खुद बताइए ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सी है? काउंटर ऑफर से, इसी को। तो एग्जाम में अगर आप वर्डिंग पढ़े ना, तो समटाइम उसने लिखा होता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये नहीं लिखा था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए कि बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में 2 ऑप्शंस होती हैं, दोनों करेक्ट होती हैं, लेकिन एक इनकम्प्लीट होती है और दूसरी कंप्लीट होती है, हैं दोनों ही करेक्ट, लेकिन एक इनकम्प्लीट और दूसरी, तो इस सिचुएशन में हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है? कंप्लीट। तो बाज़ औक़ात 2 स्टेटमेंट होंगी, दोनों ठीक होंगी, उस सूरत में हमने कौन सी वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ए और सी अगर आपको दोनों ठीक लग रहे हैं, तो दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी ऑप्शन है? 15 द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। यस, लॉ ऑफ ऑल एग्रीमेंट नहीं, ऑल एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट को डील नहीं करता ये। लॉ ऑफ पर्सनल एंड सोशल एग्रीमेंट्स, उनका तो कोई लीगल स्टेटस भी नहीं होता, तो ये डिस्कस करता है सिर्फ और सिर्फ बी, लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। चलिए बस, ये थे हमारे चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लियर हो गए? इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमारा और आई कैप का थोड़ा कंफ्लिक्ट था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
जी प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा नोट्स के आगे। कोई नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या कहता है? एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं। अच्छा, मेरे जाती ख्याल में ये वाला कंसेप्ट चैप्टर 2 में होना चाहिए था। पहले ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस इसके बाद सिखाए जाने चाहिए थे। ये मेरा जाती ख्याल। लेकिन बहरहाल लाइक आपने जिस तरतीब से रखा हुआ है चैप्टर्स को, हम चैप्टर्स को फिर उस तरतीब से करते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है। यानी ये सारी चीजें पूरी होंगी तो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर एक चीज भी गायब हुई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सारी चीजें होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज कौन सी होना जरूरी है? एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो। एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो, और ऑफर करने वाला और बंदा हो, एक्सेप्टेंस करने वाला और बंदा हो। ऑफर कैन नॉट बी मेड टू हिमसेल्फ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफर करे और एक एक्सेप्टेंस करे। अगर ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस है, ऑफर है एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, और ऑफर पहले, एक्सेप्टेंस बाद में। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, पहले ऑफर, दूसरा ऑफरी कह लें या एक्सेप्टर कह लें, एक ही बात है ना। ऑफरी और एक्सेप्टर में क्या फर्क है? फर्क बताएं। फर्क भी है। ऑफरी वो होता है जिसको ऑफर कराई जाए, और अगर जब वो एक्सेप्ट कर ले उसके बाद उसे एक्सेप्टर कहना है। उसके बाद जैसे एक्सेप्टेंस से पहले हमने कहना है ऑफर, एक्सेप्टेंस के बाद क्या कहना है? प्रॉमिस। प्रॉमिस, प्रोमिसी और एक्सेप्ट, जी बिल्कुल ठीक है। प्रोमिसर और प्रोमिसी की टर्म्स भी यूज होती हैं ऑफर और ऑफरी के लिए। याद है ना? ये बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दूसरा एसेंशियल क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या कहना चाह रहा है कि पार्टी जब एग्रीमेंट कर रही हो तो उनकी आपस में इंटेंशन क्या होनी चाहिए? कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। यानी अगर कोई भी दोनों में से मुकरे तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है। यह है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। किस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता नॉर्मली? सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट्स में, जैसे फैमिली मेंबर्स वगैरह में, अनलेस दोनों ने एग्री किया हो कि अगर कोई ब्रीच करेगा ना तो केस लगाएंगे उसके खिलाफ। तो सोशल एग्रीमेंट्स में, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, रिलीजियस एग्रीमेंट्स में नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस एग्रीड। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। जैसे दो पार्टीज का कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ, हमने एक पार्टी से एसी खरीदा फर्ज कीजिए, और एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? अगर एसी खराब हो जाए उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। अहम एग्जांपल सुने, अगर एसी खरीदा और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि एसी खराबी की सूरत में आप दुकानदार से तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अदालत में कार्रवाई का हक नहीं रखते आप। क्या फिर भी कर सकते हैं? एसी खराब हो जाए उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई फिर भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। लॉ कहता है ये तो बेसिक राइट है। अगर हम इस तरह की लॉ कहता है, अगर इस तरह की क्लॉज को लॉ कर देना कि अगर पार्टी ने एग्री कर लिया है तो हमारे कोर्ट में नहीं आ सकती, तो फिर मजबूत पार्टी जो होगी ना वो हमेशा कमजोर पार्टी के साथ एग्री कर लेगी और लोग आपस में ही मसले मसाइल करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा हर बंदे का बुनियादी हक है कानून की मदद ले। तो चाहे एग्रीमेंट में जो मर्जी लिखा है, एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है कमर्शियल एग्रीमेंट की, कानून से हेल्प ली जा सकती है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्लियर है? आगे, कैपेसिटी और कंपिटेंस ऑफ पार्टी। कैपेसिटी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी का एक ही मतलब है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी। जी मेरे दुकानदार से कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ में नहीं जा सकते। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा अगर इतने टाइम से पहले खराब हो जाए फिर कर सकते हैं इसके बाद।
हाँ वो डिफरेंट वो क्वेश्चन इनका ये है कि सर अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि 1 साल तक की वारंटी है, 1 साल से पहले खराब हो जाए तो फिर लीगल एक्शन ले सकता है, वरना इसके बाद तो देखिए वारंटी ही 1 साल की दे रहा है, फिर वो वारंटी ही 1 साल की दे रहा है। और इस सूरत में अगर 6 महीने में खराब हो जाए और हमें सही करके नहीं देता, फिर हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन साल के बाद नहीं कर सकते। क्यों? उसमें वारंटी ही है। बिल्कुल। नेक्स्ट, कैपेसिटी या कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, कि जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो इस काबिल होनी चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब कौन सी पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी नहीं है? लॉ कहता है सारी पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, हर इंसान कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है सिवाय 3 लोगों के। इन 3 लोगों के अलावा हर बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है ये 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। भाई कौन से 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? पहला माइनर, माइनर कौन होता है? 18 साल से कम, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कौन? जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। ज़हनी तवाज़न अच्छा, मैं पागल के लफ्ज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, आपने नोट किया? हालांकि पागल बड़ा आसान लफ्ज़ है, ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ज़हनी तवाज़न दुरुस्त क्यों? क्योंकि नॉर्मली पागल से ये जहन में आता है एक बंदा जो हमेशा ही पागल रहता है। ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है में आर्जी कंडीशंस भी आ जाते हैं। कहाँ कभी शदीद बीमार हुए तो पता ही नहीं चलता, बंदा होशो हवास में नहीं रहता, जिसका हवास नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो अपने होशो हवास में ना हो, इसमें पागल भी आ जाता है। पागल के अलावा भी कुछ लोग आ जाते हैं। भाई कोई नशे में हो, अगर उसे कोई अच्छे बुरे भले की समझ होगी, उस सूरत में अगर उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए, क्या आपके ख्याल में वो वैलिड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो भी अनसाउंड माइंड में कवर हो जाता है। नहीं नहीं कोई फॉल्ट, बिल्कुल लॉ बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या, बिल्कुल। तो लॉ कहता है साबित करो, आपको साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। वो अब वैसे वो अजीब सी बात है, वो जो इस्लामाबाद में मर्डर वाला केस हुआ था, तो आपने भी अखबारों में देखा, वो पागलों की एक्टिंग वो कर रहे, लेकिन अदालत तो पागल नहीं थी ना, उन्हें समझ आ रही थी कि मुंह देख के सारी पागल हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, जिस वक्त एक्ट हुआ उस वक्त आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। तो अदालत सबूत मांगती है, अगर आप अदालत को सबूत प्रोवाइड कर दें कि आप उस वक्त जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पागल थे, आपका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, आप अपने होश-ओ-हवास में नहीं थे, सबूत पेश कर दिया, फिर तो अदालत मानेगी, सबूत के बगैर नहीं मानेगी। तीसरा, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसे लोग जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब किसको डिस्क्वालीफाई किया है ये हम अभी इस तरफ नहीं जाते, ठीक है? लॉ ने कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई, जैसे कैदी जो जेल में बैठा हुआ है, आपको पता है जेल में बैठा हुआ घर वालों से फोन पे बात नहीं कर सकता अपने, उसमें इतनी पाबंदी होती। तो आपका क्या हाल है, जेल में बैठ के कमर्शियल एग्रीमेंट्स करने की इजाजत दी होगी उसको, वो सेल परचेज कर रहा होगा? नहीं होती, वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में आता है। और इस तरह के कुछ और पर्सन है। तो ये 3 लोग हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ये लोग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कंपिटेंट टू पार्टी नहीं है। इन 3 के अलावा बाकी सारे लोग कंपिटेंट टू पार्टी हैं। अच्छा, आपने अन्यवार रटा नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर कंपिटेंट टू पार्टी में हमने पढ़ा था 3 तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कंसेप्ट ये नहीं है, वो कह रहे हैं इनके अलावा बाकी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी सारे लोग कर सकते हैं। जी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते किसके खिलाफ? हाँ, किसी कंपनी का फर्ज कीजिए अगर चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, डायरेक्टर होता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो याद रखें फिर वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा दूसरे लोग कंपनी के अंदर जो है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, वो कर सकते हैं। भाई 3 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे 4th, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? रजामंदी। रजामंदी। फ्री का मतलब क्या है? बगैर किसी जोर जबरदस्ती जबर के, राजी खुशी अपनी मर्जी से कंसेंट देना। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? अपनी मर्जी, बगैर किसी जबर के, बगैर किसी फोर्स के कोई एग्रीमेंट करना। तो कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अच्छा कंसेंट फ्री नहीं है, इसकी क्या एग्जांपल होगी? गन पॉइंट पे का भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि गोली बार, ये है फ्री कंसेंट ना होना। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर को अगवा कर लेना कि एग्रीमेंट करोगे तो फिर वापस भेजेंगे बच्चे को, वरना फारग। क्रिमिनल लॉ में बिल्कुल चला गया, लेकिन कंसेंट भी फ्री नहीं है।
कंसेंट भी फ्री नहीं है। हम देखेंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्या इम्पैक्ट है। क्रिमिनल लॉ में जो सजा लिखी है वो तो मिले ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट हुआ है वो दुकान भी तो वापस मिलेगी कि वो नहीं मिलनी चाहिए। बताइए क्या सिर्फ क्रिमिनल सजा होनी चाहिए कि सिविल में भी कुछ लिखा होना चाहिए? सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्री कंसेंट क्या है ये समझ आया? जब रजामंदी फ्री ना हो, जब कंसेंट फ्री नहीं होगी, फ्री कंसेंट होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंसेंट फ्री नहीं है तो वो क्या है? वो वाइडेबल है। वाइड क्यों नहीं है? पहले आप ये बताइए वाइड ज्यादा बेहतर है कि वाइडेबल? मैंने इन भाईजान को गन पॉइंट में कहा ये छुरी 10 रुपए में मोबाइल दो, 10 रुपए में मोबाइल बेचते हो? कंसेंट फ्री नहीं है। लॉ ने इनको ऑप्शन दी है, मुझे नहीं ऑप्शन दी, इनको ऑप्शन दी है, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करवाएं या इसको कैंसिल करवा दें। अगर लॉ कहता ना एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो उसका मतलब है ये हमेशा ही कैंसिल होता। लॉ ने कहा वाइडेबल है, यानी इनकी ऑप्शन है, चाहे तो इसको पूरा करवाएं चाहे तो इसको कैंसिल करवा दें। अब बताइए इनके पास ऑप्शन होना बेहतर है कि हमेशा वाइड होना? क्योंकि ऑप्शन ये अपनी कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा ठीक है मेरी तो ये मोबाइल पहले ही बड़ा तंग कर रहा था मुझे, मैं तो उसको फेंकने के चक्कर में था, अभी चलो अच्छा है सर ने 1000 कोई पैसे दे दिए हैं, 10 रुपये 20 रुपये 1000 जितने भी है, चलो मुझे ठीक है वारा खाता। ये अपने अगर इनको वारा खाता होगा ये ओके कर देंगे, नहीं वारा खाता होगा तो कैंसिल कर देंगे। तो बजाय ये कि लॉ ने कहा खुद फैसला करें, और कहा एग्रीड पार्टी फैसला कर ले। अब एग्रीड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करवाए। याद रखें हमेशा ऑप्शंस होना बेहतर होता है बजाय इसके कि कोई कंफर्म डिसीजन हो जाए। ऑप्शन में आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाई ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का वाइडेबल होना एग्रीड पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट का लॉ सीधा कहता वाइड है। ठीक है, अब हो सकता है मैं इनसे कहूं भाई आईफोन, वो सच में आईफोन है, आईफोन मैंने तो सुना 1.5 लाख का होता है, वो 1 लाख में बेचते हो कि नहीं बेचते? 1 लाख में सर ले ले 1 लाख में 1 लाख दिया, बाद में आगे पता चला वो तो 20,000 वाला था। 20,000। ठीक है, तो अब बताइए ये अब इनके लिए बेनिफिशियल हो गया कि नहीं हो गया? ये कहेंगे ठीक है सर मुझे मंजूर, हालांकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है मेरी मर्जी है, मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएं इसको। तो हमेशा याद रखें वाइडेबल इज बेटर ऑप्शन देन बीइंग वाइड। वाइडेबल होना बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब कंसेंट कब फ्री नहीं होती? ये एग्जांपल देखिए, कंसेंट कब फ्री नहीं होती? जब कोर्शन हो, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, जब फ्रॉड हो, जब मिसरिप्रेजेंटेशन हो या जब मिस्टेक हो। कंसेंट कब फ्री नहीं होती? जब कोर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड हो, मिस्टेक हो। कंसेंट इज नॉट फ्री। कंसेंट कब फ्री नहीं होगी? जब कोर्शन हो, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक हो। सर ये कोर्शन क्या होती है? सर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? सर ये मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है? फ्रॉड क्या होता है? मिस्टेक क्या होती है? अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ याद करना। 5 चीजों के नाम सिर्फ याद करने, अभी समझने नहीं है। किन 5 चीजों के? कंसेंट कब नहीं है, जब कोर्शन हो कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो फ्री कंसेंट नहीं है, फ्रॉड हो फ्री कंसेंट नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो फ्री कंसेंट नहीं है, प्लस मिस्टेक लिखना भूल गए, मिस्टेक है तो फ्री कंसेंट। कुछ समझ आई? और जब ये चीजें हैं, झूठ बोल के चीज बेची, झूठ बोल के चीज बेची, मेड इन चाइना वाली मेड इन जापान कह के बेची, बताइए कंसेंट फ्री है? नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वाइडेबल। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, कौन सा हो गया? वाइडेबल। अभी फर्क बताया था ना, वैलिड और वाइडेबल का फर्क क्या है? आगे चलें जी मैडम। फ्री कंसेंट नहीं है और केस करते जो एग्रीड पार्टी है वो केस कर देती है, तो लॉ कैसे मानेंगे कि ये वाकई एग्रीड पार्टी? हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। एक होता है लॉ, एक होता है लीगल प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस। क्वेश्चन इनका ये है कि सर फर्ज कीजिए फ्री कंसेंट नहीं है, तो इसका तो एग्रीमेंट होगा, हर पार्टी कोई भी पार्टी जाके कोर्ट में कह सकते हैं सर फ्री कंसेंट नहीं थी, एग्रीमेंट को पार करवाएं। अदालत सबूत मांगती है। अदालत क्या करती है? अदालत सबूत मांगती है।
तो अदालत में ये साबित करना कि फ्री कंसेंट थी कि नहीं थी वकीलों का काम है। हमारा काम है लॉ पढ़ना कि लॉ क्या कहता है, क्या रूल होगा, उस रूल को अदालत में साबित कैसे करना है, ये वकीलों का काम है, उनको करने दीजिए, हमारा काम नहीं है, हमने सिर्फ लॉ पढ़ना। ठीक है, हमने सिर्फ लॉ पढ़ना है। आगे चलते हैं। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन किसे कहते हैं? समथिंग इन रिटर्न। आपने कोई एक चीज दूसरे बंदे को दी, बदले में जो मिला वो कंसीडरेशन है। गाड़ी बेची 10 लाख की, एक बंदे के लिए गाड़ी कंसीडरेशन है जो 10 लाख दे रहा है, और जो गाड़ी दे रहा है उसके लिए 10 लाख कंसीडरेशन है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना जरूरी है। हमारा एक बड़ा रूल होता है सिंपल, क्या? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कंसीडरेशन हो। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। क्या कहना जा रहा है? जिस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। पहली ऑप्शन, भाई के साथ एग्रीमेंट किया इनकी बाइक का और कंसीडरेशन है 10 रुपए। दूसरी ऑप्शन, भाई के साथ एग्रीमेंट किया, कंसीडरेशन कुछ भी नहीं है। बताइए दोनों सेम लीगल सिचुएशन है कि डिफरेंट है? जिसमें कंसीडरेशन कुछ भी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एग्रीमेंट वॉइड है। यस एक मिनट लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहले बताइए बेसिक रूल समझ आया? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। इसका मतलब क्या है? जिस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं वो एग्रीमेंट ही नहीं, वो वॉइड है। लॉ यहां पे 2 अल्फाज यूज करता है, कहता है नो कंसीडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। नहीं समझ आई ना? नहीं समझ आई। नो कंसीडरेशन का मतलब है कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ये और सिचुएशन है। कंसीडरेशन है लेकिन इनएडिक्वेट है, थोड़ी सी है, ये और सिचुएशन है। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एडिक्वेट कंसीडरेशन होना लाजमी नहीं है। कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी। 10 लाख की चीज 20 रुपए में बेच दी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वॉइडेबल कैसे होगा? जब नाम आनेगा तो फिर होगा ना। अभी तो मना रहा हूं ना मैं उसको, अभी तो केस में ये नहीं ना कहा कि भाई वो नहीं मान रहा था तो उसको जबरदस्ती मनाया। भी बात समझ आ रही है? कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। क्या मतलब? क्या कि बदले में कुछ ना कुछ पैसे जरूर दो, चाहे 10 रुपए क्यों ना दो। उसकी तरफ आ रहा। पहले ये बताइए समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले मैं वो केस वाला मसला अपना हल कर लूं जो केस स्टडी में कंसिडर यूज होना है कि एक बंदे को कुछ भी पैसे नहीं दिए तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसको पैसे दिए थोड़े से तो लॉ कहता है एग्रीमेंट वैलिड है। ठीक है? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, एग्रीमेंट विद कंसीडरेशन इज वैलिड, चाहे छोटी सी कंसीडरेशन क्यों ना हो। एग्रीमेंट विद कंसीडरेशन वैलिड, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो विदाउट कंसीडरेशन होते हैं फिर भी वैलिड है। कुछ एग्रीमेंट होते हैं विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड हैं। जैसे किसी को तोहफा देना, ठीक है, शेर साहब की हमने जान बचाई, शेर साहब बड़े खुश हुए, तोहफे पे फैक्ट्री में दे दे तोहफा। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है, नॉर्मली वाइड होता है, कुछ सिचुएशन में वैलिड। वो सिचुएशन क्या, वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन क्या बताया, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे मस्जिद में चंदे वाली, बिल्कुल ये एग्जांपल, एग्जैक्टली ये एग्जांपल है हमारे सिलेबस में। ठीक है, कि अगर आप मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कर दें कि मैं 1 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में चंदा दूंगा, और इमाम मस्जिद साहब 1 लाख रुपया उधार माल ले आए, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपने 1 लाख रुपया दे देना, तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है, फिर ये एग्रीमेंट। लेकिन ये एडवांस चीजें हैं इसलिए बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ आपको 2 चीजें बता रहा हूं। कंसीडरेशन, पहली चीज क्या, कंसीडरेशन होना जरूरी है, दूसरी क्या,
कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। बाकी जो एग्रीमेंट विदाउट, समटाइम कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनमें कंसीडरेशन नहीं भी होती, लॉ उनको भी कहता है वैलिड है, वो एक्सेप्शंस हैं, वो इस रूल की एक्सेप्शन है, हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब पहुंचेंगे इसी चैप्टर में। जी 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 पूछिए। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें आपने बताया था कि कंसीडरेशन अगर नहीं डिसाइड होती तो हम कंसीडर करते हैं कि रीजनेबल अमाउंट है, तो उस केस में तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि कंसीडरेशन नहीं है तो उसका मतलब ये वॉइड है। नहीं सही पॉइंट है। तो आप जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपके माइंड में बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग को जरा ठीक कर दें, कभी ठीक होती है कभी नहीं। क्वेश्चन उनका ये है, क्वेश्चन इनका, अब यहाँ पे फिर लेक्चर को रोकते हैं, बाकी कल करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया, सर आपने अभी पढ़ाया कि अगर एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, सही है ना। प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था कि अगर कोई कंसीडरेशन तय नहीं पाई तो लॉ रीजनेबल प्राइस इंपोज करेगा। अब सुनिए, दो सिचुएशन है, दोनों में फर्क समझ आ गया तो ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। एक, मेरा इन भाई के साथ एग्रीमेंट हुआ कि ये मुझे मोबाइल बेचेंगे, प्राइस क्या होगी, ये एग्रीमेंट साइलेंट है, एक सेशन ये। दूसरी सिचुएशन, एग्रीमेंट हुआ भाई ये मोबाइल मुझे बेचेंगे और बदले में कोई पैसा नहीं लेंगे, ये भी तय पाया बदले में कोई पैसा नहीं लेंगे। बताइए इस वाले एग्रीमेंट में और पिछले वाले एग्रीमेंट में फर्क है कि एक ही है। जब क्लियरली लिख दिया जाए ना एग्रीमेंट में कि कोई कंसीडरेशन नहीं होगी, ये है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। जब एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का जिक्र ही नहीं है तो इसका ये मतलब है कि प्राइस तय नहीं पाई क्या होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। ये नहीं तय पाया कि फ्री में दिया जाएगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन ऐसे एग्रीमेंट जिसमें क्लियरली लिखा हो कि बदले में कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में कि बदले में कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, फिर वो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन बनेगा। अगर एग्रीमेंट में सिर्फ एक चीज की सेल परचेज का लिखा हुआ है, पैसों का जिक्र नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुफ्त में मिल जाएगी चीज। इसका मतलब क्या है, रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी। तो अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वो नहीं है जिसके अंदर प्राइस क्लास साइलेंट है। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वो है जिसकी प्राइस क्लास में लिखा हुआ है नो प्राइस विल बी गिवन। समझ आई कि नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं लगता समझ आई। अच्छा चलें ठीक है, अभी लेकिन अभी सारी समझ, अभी तो केस स्टडी करेंगे तो फिर समझ आएगी। आपको पता है लॉ की हर प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल है, जब तक वो आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम्पल्स ना पढ़ें, कल हम इस लेक्चर को कंक्लूड, इस कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे, फिर इसकी केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, उसमें फिर आपको पता चलेगा एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।